लगातार उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचाते हैं। राजधानी लखनऊ से जो निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि हत्याकांड मामले की रिपोर्ट लेकर प्रमुख सचिव गृह पहुंचे हैं। सीएम योगी की बैठक में मौजूद हैं संजय प्रसाद। गृह मंत्रालय ने आपको बता दें कि यूपी सरकार से ये रिपोर्ट तलब की है। पूरे मामले की रिपोर्ट लेकर 5 केडी यहां पर पहुंचे हैं। संजय प्रसाद साथ ही हत्याकांड को लेकर सीएम को जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम तथ्यों को लेकर प्रमुख सचिव गृह पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से यूपी सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव गृह पहुंचे हैं। साथ ही तमाम तथ्यों को लेकर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद आपको बता दें कि वहां पर पहुंचे हैं। हत्याकांड मामले की रिपोर्ट लेकर वो पहुंच रहे हैं। सीएम योगी की बैठक में मौजूद है संजय प्रसाद और गृह मंत्रालय को इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बैठक जारी है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं संजय प्रसाद। इसी के साथ गृह मंत्रालय की तरफ से यूपी सरकार से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट को लेकर पहुंचेंगे प्रमुख गृह सचिव। साथ ही आपको बता दें कि हत्याकांड को लेकर सीएम को जानकारी इस वक्त सभी अधिकारी दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, फिलहाल किस तरह से पूरा मामला है और गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से, जिसे लेकर पहुंच रहे हैं प्रमुख गृह सचिव? विशाखा, देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग आवास पर है। हम अपने कैमरामैन सहयोगी रोहित से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए इस बैठक में तो डीजीपी यहाँ पर मौजूद है आर.के. विश्वकर्मा, इसके साथ जो प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार माफ कीजिएगा संजय प्रसाद है, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ तमाम प्रशासनिक अमले को यहाँ पर बुलाया है और लगातार बात की जा रही है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की, अगर बात की जाए विशाखा, लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि इस तरीके का जो अपराध सामने निकल हत्याकांड जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। तमाम पुलिसकर्मियों के बीच में जिस तरह से पत्रकार बनकर जो 3 ये लोग पहुंचे हुए थे, सन्नी की बात की जाए या फिर तिवारी की बात की जाए, तो कैसे पहुंचे और क्या इसके पीछे पूर्व घटनाक्रम रहा और आखिर ये चूक कैसे हुई, तो इन तमाम सवालों को कहीं ना कहीं उनकी बारीकी को समझने के लिए विशाखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्गावास पर ये बैठक कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए अतीक अहमद की विशाखा, तो अपराध कांड शायद ऐसा ही होता है और हमारे बुजुर्गों को अगर सुने तो हमेशा वो यही सीख देते रहे कि अगर आप अपराधी जैसी गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो आपका अंत निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक और भयावह होगा। और यही कारण है कि आज 3:30 बजे अतीक अहमद को जमींदोज किया जाएगा, वो कब्र में दफन हो जाएंगे और 40 साल का जो आपराधिक जो इतिहास चलता रहा है अतीक अहमद का, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विराम लग जाएगा विशाखा। बिल्कुल। और देखिए अनिकेत, इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। रात ही ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे मामले को देखा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से। जवाब केंद्र सरकार यहां पर मांग रही है, गृह मंत्रालय मांग रहा है आखिरकार किन तरीके से, किन हालातों के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, और जवाब सरकार को यहां पर देना भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर विशाखा, अगर बात की जाए जब ऐसा कोई घटनाक्रम सामने निकल कर आता है तो उस पर कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आखिर कैसे कोई पहुंच गया पिस्टल लेकर। और सबसे बड़ी बात विशाखा, आप देखिए कि जो वीडियो सामने निकल कर आया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल सटा कर गोली मारी गई है, तो आखिर वो अपराधी कैसे अतीक अहमद के नज़दीक तक पहुँच गए। हालांकि बताया जा रहा है कि जो पहुंचे हुए थे, जो हमलावर जो थे जिन्होंने अतीक और अहमद और भाई अशरफ को गोली मारी है, वो मीडिया के भेस में थे और वहां पर तमाम मीडिया कर्मी थे और जिस समय उसकी बाइट करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी प्रयास के दौरान वो तीनों अचानक से सामने निकल कर आते हैं और पॉइंट ब्लैंक से मारते हैं। आप देख रहे हैं तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से निकल रहे हैं और फिलहाल
आप देख रहे हैं, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तो सवाल ये है विशाखा कि आखिर कैसे वो लोग पहुंच गए, और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। एकाएक देखते देखते इतने राउंड गोली फायर होती है और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बन खड़ी रहती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि सूत्रों की अगर बात की जाए विशाखा, तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो पुलिसकर्मी थे उनमें उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। तो संख्या जो बताई जा रही है कि 17 जो पुलिसकर्मी है उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अब इस पर पुख्ता मोहर नहीं लगी है। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक जरूर देखने को मिली, उस पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान विशाखा खड़ा हो रहा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी सख्ती बरतते हुए तमाम उन प्रशासनिक अमलों को यहाँ पर बुलाया जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश चलता है, और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से और कैसे वो लोग पहुंचे, आप लोग क्या कर रहे थे। तमाम जो पहलुओं को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लगातार जो विपक्ष जैसे सब हमलावर हो रहा, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए या मायावती की बात की जाए, लगातार ट्विटर की बौछार होना शुरू हो गया, राजनीतिक करण शुरू हो गया है इस पूरे घटनाक्रम का। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिकेत, और देखिए अभी जो तीनों आरोपी हैं वो उनसे एटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है, और यहाँ पर एसटीएफ की तरफ से तमाम बातें कही गई है कि माफिया बनना चाहते थे तीनों आरोपी, इसलिए ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तीनों के परिजन भी सामने आए हैं, पुलिस वहां तक भी पहुंची है। परिजनों की तरफ से ये कहा गया है, तीनों की तरफ से ही, कि उनके आपराधिक पहले से जो इतिहास है वो रहे हैं, छोटे मोटे मामले उन पर पहले से दर्ज हैं, परिवार वालों के साथ उनके कांटेक्ट कई सालों से नहीं है। और ये अपडेट फिलहाल मिल रही है कि 48 घंटे पहले अपराधी जो थे वो पहुंच चुके थे प्रयागराज में, बाकायदा होटल में वो रुके थे, उनकी तरफ से वहां पर बैठकर साजिश रची गई थी पहले से। यानी कि किस तरीके से उनको पल पल की अपडेट थे कि कब अतीक अहमद और भाई अशरफ पहुंचेंगे मेडिकल जांच के लिए, कब थाने लेके आ जाएगा और कब इस वारदात को अंजाम देना है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर उनके परिवारों की जो हमलावर इसमें शामिल थे, चाहे तिवारी और सनी की बात की जाए, तो उनके परिवारों को आप सुना तो साफ तौर पर परिवार का कहना है कि हमारे लड़के का हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं था, लंबे समय से वो लोग घर भी नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं जो लड़के जिन्होंने हमला किया उन पर भी कई मुकदमे, 17 मुकदमे उन पर भी दर्ज है। तो उनका भी एक अपना आपराधिक इतिहास, और जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैन जरूर रही होगी, कहीं ना कहीं से प्रताड़ित जरूर हुए होंगे माफिया अतीक अहमद से, और वो उसी चैन को कहीं ना कहीं तलाशने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर उनका मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने मारा, इन सभी चीज़ों को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है पुलिस लाइन में। और रात से ही उनको बैठाकर उनसे इंटरोगेट किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी कि उन्होंने अतीक अहमद पर और उसके भाई अशरफ को पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। विशाखा, चलिए बिल्कुल अनिकेत, आप जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को हम दे देते हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद भाई अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक अहमद की कब्र यहां पर खोदी जा रही है, कब्र तैयार हो रही है, और कसारी मसारी कब्रिस्तान में आपको बता दें कि ये कब्र खोदी जा रही है। कसारी मसारी अतीक और अशरफ की यहां पर कब्र तैयार हो रही है। इसी कब्रिस्तान में दोनों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। करीब 3:30 बजे सुपुर्द खाक होगा दोनों का। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अतीक अहमद और पूरे परिवार को यहाँ पर अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले बेटे और इसके बाद अब पूरी तरीके से अतीक और अशरफ दोनों को आपको बता दें कि अब कब्रिस्तान में यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। करीब 3:30 बजे सुपुर्द खाक होगा अतीक अहमद भाई अशरफ का। कब्र तैयार की जा रही है, कसारी मसारी कब्रिस्तान, यहीं पर दोनों को दफन किया जाएगा। अतीक तो एक तरफ आपको बता दें कि 40 साल का आपराधिक इतिहास दोनों भाई अतीक अशरफ, और इसी के साथ फिलहाल जो तीनों आरोपी हैं उनको लेकर आप तक जानकारी हम देते हैं कि पहला हमीरपुर का रहने वाला है शूटर सनी सिंह, जिसका नाम है। शूटर सनी के मकान मालिक का बयान है कि कुरारा इलाके का हिस्ट्री शीटर है सनी सिंह, यानी कि प्रोफेशनल शूटर्स थे तीनों। शूटर सनी सिंह की बात करें तो यहाँ पर लगभग 17 केस पहले से दर्ज हैं, और माता पिता की मौत के बाद अपराधी बना जो इसमें तीसरा आरोपी यानी कि तीसरा शूटर सनी सिंह बताया जा रहा है। कई सालों से अपने घर भी नहीं आया, ये मकान मालिकों का बयान सामने आया। जैसा कि हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तीनों के परिजनों की तरफ से जो बातें हैं वो कही गई हैं। सनी सिंह, लवलेश तिवारी, इसी के साथ अपराधी सोनू, इन तीनों के परिजनों की तरफ से ये कहा गया है। इनमें सबसे ज्यादा जो सनी सिंह है, जो जिसकी तरफ से आपको बता दें कि गोली चलाई गई है,
उसमें साफ तौर पर उसकी तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से कहा गया है कि उस पूरे इलाके का हिस्ट्री शीटर है, 17 केस दर्ज हैं, यानी कि पूरी तरीके से प्रोफेशनल थे ये तीनों आरोपी, तीनों शूटर्स। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं तो आपको ये भी जानकारी दे कि यहाँ पर तीनों आरोपियों के परिजनों, तीनों आरोपियों के गांव तक भी पुलिस पहुंची है आरोपियों का पता लगाने के लिए, पृष्ठभूमि पता करने के लिए। तस्वीरें आप हमीरपुर की देख रहे हैं, जहां का रहने वाला यहाँ पर सनी, जिसकी तरफ से इस हत्या में आपको बता दें कि जो अंजाम देने पहुंचा था, शामिल हुआ था, वो हमीरपुर का रहने वाला है। इसके अलावा बांदा से एक अपराधी है और इसके अलावा आपको बता दें कि यहीं पर इन तीनों जिलों से ये तीनों शूटर थे और केवल शूटर ही नहीं बल्कि इनको प्रोफेशनल शूटर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से इन पर आपराधिक मामले दर्ज है, आपराधिक इतिहास इनका पहले रहा है। और फिलहाल आरोपी के परिजनों के बयान भी सामने आए हैं, वो आपको सुनाते हैं। घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले हमले भी दर्ज किया उसको। ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले हमले भी दर्ज किया उसको। जी सर। कितने लोगों को मामले दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन, और क्या। पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन ने जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस, और क्या सर। कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। तो ये शूटर सनी सिंह के आपको बता दें कि उनके परिजनों को आपने सुना है। इसके बाद जो दूसरा शूटर है लवलेश तिवारी जिसका नाम है, उसके पिता का बयान भी यहाँ पर सामने आया है। और आपको बता दें कि अतीक अशरफ से जुड़ा हुआ इस पूरे हत्याकांड में शूटर लवलेश तिवारी का ये बयान है, जिसमें मुझे मामले की जानकारी नहीं है। ये लवलेश तिवारी के पिता का बयान सामने आया है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, कई सालों से घर नहीं आता था आरोपी, ये पिता का बयान सामने आया है। 5 से 6 दिन पहले आया था बांदा, ये लवलेश तिवारी के पिता की तरफ से बयान दिया गया है। पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है, नशे करता था, नशे की आदत थी और घर वालों के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं थे। ये घर है आरोपी का लवलेश तिवारी, जो कि बांदा का रहने वाला था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये परिजन मौजूद हैं, ये भाई है और इसके साथ ये अन्य परिजन है। पुलिस पहुंची है वहां पर, पूछताछ की जा रही है परिजनों से, क्या कुछ पृष्ठभूमि रही है, ये कोशिश है परिजनों की यहां पर जानने की। ये बांदा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आरोपी का घर, जिसकी तरफ से अतीक अहमद को, भाई अशरफ को गोली यहां पर मारी गई। ये लवलेश तिवारी का घर है और भाई का बयान भी यहाँ पर सामने आया है आरोपी के, वो भी आप सुनिए। तो सब लोग समझते लेते हैं, हम भी अभी मैं भी बजरंग दल से ही समझ दूं, बट उससे कुछ लेना देने का। किस क्लास तक पढ़ा है? बीए कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहा था तो फेल हो गया था, तो फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा पढ़ाई किसके साथ बैठना उठना था, कुछ जानकारी है? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। घर कभी इसके पहले जेल कब गया था? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। किस मामले को लेकर गया था? असल लड़की को बीच चौराहे में थप्पड़ मार दिया था। बस थोड़ी नोकझोंक हुई थी, उसी मामले में थप्पड़ मार दिया तो 1.5 साल की सजा हुई थी। सजा क्या हुई थी, पर 1.5 साल वो जेल पे थे। 1.5 साल जेल में रहे। अभी भी केस चल रहा है। इसके बाद फिर कब आए? उसके बाद भी सर 2.5 साल हो गए, काफ़ी छूटे हुए, तो कभी यहाँ जाते थे, कभी घर पे रहते हैं। अभी फिलहाल काफ़ी महीने से घर पे थे। क्या कुछ नशा वशा करता था? हाँ सर, नशा करते थे, ड्रिंक करके आते थे, कभी रात में कोई टाइमिंग नहीं थी, मैं ही रोज होता था। अच्छा बाकी भाई आपके कहाँ? एक भाई है गुजरात में, एक जो उनसे छोटे हैं उनकी शादी हुई, उनकी फैमिली वो लखनऊ में। ये तीसरे नंबर का था, चौथे नंबर का? तो परिजनों के बयान, जिसमें साफ तौर पर परिजन ये बात स्वीकार रहे हैं कि आपराधिक इतिहास रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, जहां पर 14 सेक्टरों में प्रयागराज को बांटा गया है। हर सेक्टर में आईपीएस अधिकारी तैनात है, मौके पर मौजूद है, खुद गश्त करे सभी अधिकारी। ये सीएम के साफ और सख्त निर्देश हैं। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं, वाहनों की सघन चेकिंग भी जारी है। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था, किसी तरीके की कोई अफवाह। और तस्वीरों में आप देखिए, ये प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस समय छावनी में तब्दील प्रयागराज हो चुका है।
फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। सीएम के सख्त निर्देश हैं, अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद हो, स्वयं गश्त करें। हर एक इलाके की जो रिपोर्ट है वो खुद अधिकारी देंगे मुख्यमंत्री को। ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, देखिए लगातार जो जानकारी है वो आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, लेकिन ये जो चीजें हुई है देर रात अतीक अहमद अशरफ को लेकर, इसकी उम्मीदें नहीं थी। और क्या स्थिति फिलहाल देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज के अंदर? जी विशाखा, बिल्कुल जिस प्रकार से कल 10:30 बजे रात की घटना है, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गन पॉइंट पर शूट कर दिया गया, उनको तत्काल जो है मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना है, बहुत बड़ी वारदात है। ये पुलिस कस्टडी के अंदर जो है जिस प्रकार से कोर्ट ने इनको रिमांड दिया था, पुलिस की अवरक्षा में उसको सौंपा था, तो ये घटना 10:30 बजे की है। उसके पूर्व जो है जो आईएसआई कनेक्शन आए थे इनके, सीएफ जांच पड़ताल कर रही थी और अशरफ और अतीक के निशानदेही पर कौशाम्बी स्थित दिनेश पासी के घर गई थी और उससे वहाँ थोड़ा सा जंगल था जहाँ पर 50 खोखे बरामद हुए थे रात में ही। 50 खोखे और कुछ गन भी, विदेशी गन भी बरामद हुए थे। उसको जब्त करने के बाद जब पुलिस इनको लाने लगी कौशाम्बी से, तो रास्ते में इनकी तबीयत खराब हुई, दोनों भाइयों की तबीयत खराब हुई। तो कालबिन हॉस्पिटल में इनको जो है चेकअप के लिए ले जाया गया, मेडिकल कराया गया। और जैसे ही 10:30 बजे वो बाहर निकले मेडिकल कॉलेज से, जैसे ही बाहर निकले तो जो 3 शूटर हैं ये आपराधिक किस्म के लड़के हैं, व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। अभी दर्शकों को अपडेट दी भी जा रही थी अपने चैनल के माध्यम से। तो सनी और चलिए बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे जानकारी हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ नावेद शिकोह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और नावेद जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि देखिए जो सवाल अभी निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक तो सरकार का अब एक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और जो हुआ वो कितना सही था कितना गलत था, इस बात को तो लेकर जो जांच होगी कहीं ना कहीं तब हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस अभिरक्षा के अंदर किसी भी आरोपी के साथ ऐसा होना लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो कही जाएगी कि कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया, उसका कुछ इस तरह ही अंजाम होता है, दर्दनाक अंजाम होता है और अंत कुछ इस तरह ही होता है। इतिहास गवाह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो यूएसपी है, जो ताकत है, जो योगी आदित्यनाथ जी का एक इच्छा शक्ति है, जो उनका विवेक है, जी, वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, कानून का राज है, अपराधी पस्त हो गए हैं और जितने भी गिरोह हैं, जितने भी इस तरह के माफिया हैं, वो पलायन कर चुके हैं। जी, इस ताकत को चुनौती देने वाला कोई गिरोह है जो सामने आया है, इस सच को झूठ साबित करने वाला कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर एक गिरोह खत्म होता है तो उससे ताकतवर दूसरा गिरोह है। मुझे हंसी आ रही है जो बयान उन लड़कों के, उन हथियारों के सामने आ रहे हैं कि वो बच्चे थे, वो भाग गए थे, वो नादान थे, वो घर पे मारे मारे घूमते थे, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, वो नशा करने लगे थे। मुझे डाउट है इस तरह के बयान जो है वो दिग्भ्रमित करने वाले हैं। जी, बहुत प्रोफेशनल लड़के थे, उनके वीडियोस हम सब देख रहे हैं, पूरी देश दुनिया देख रही है। वो दक्ष थे, अत्याधुनिक बिल्कुल, जो हथियार है, पिस्टल है, उनके पास में थी। उनके तरीका जो था वो किसी भी एक पेशेवर ट्रेन अपराधी का था। लग रहा है किसी बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं जी, और वो अपराधी, और ये भी लग रहा है कि अगर एक गिरोह मट्टी में मिला है तो दूसरा उससे बड़ा गिरोह कोई पैदा हो गया है या पैदा हो रहे हैं। उन लड़कों की तो एक्टिविटी, ये आपसे गिरोह की लड़ाई भी हो सकती है और वर्चस्व की लड़ाई जिसको हम कहते हैं माफिया राज के अंदर, और अपना एक वर्चस्व स्थापित करना। क्योंकि देखिए लगातार एसटीएफ पूछ रही है तो तीनों की तरफ से एक सुर में एक ही बात कही जा रही है कि हमें अतीक अहमद से बड़ा माफिया बनना है, इसलिए हमने ये इस घटना को अंजाम दिया है। और पेशेवर पूरी तरीके से शूटर थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप देखिए ब्लैक रेंज के अंदर पूरी तरीके से पिस्टल सटाकर जिस तरीके से तब तक हिले नहीं जब तक पूरी तरीके से दोनों को पूरी डेड उनकी तरफ से नहीं देखा गया, तब तक तीनों की तरफ से लगातार 20 राउंड फायरिंग की गई। तो कहाँ ये बात निकलकर हम कह सकते हैं कि वो नादान थे या उनकी तरफ से आवेश में आकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, अतीक अहमद एक समाज का कैंसर था। अतीक अहमद और उसका गिरोह और उस जैसे माफियाओं का गिरोह जो है वो कैंसर होता है। और कैंसर का एक बहुत ही खतरनाक रूप होता है
कि जब आप कैंसर खत्म करने के लिए उसको ऑपरेट करते हो, जब उसकी सर्जरी करते हो, जी। तो कैंसर वहां से खत्म हो जाता है, दूसरी जगह पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश का भी यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक लंबे समय से जो माफियागिरी और जंगल राज का सिलसिला जारी है, योगी आदित्यनाथ जी जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी सराहना उत्तर प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है। और कल की जो एक घटना हुई है उसके बाद जो सतर्कता बरत रही है उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसकी धरपकड़ हो रही है। जिस तरीके से एक चीजों की बाल की खाद निकाल के अपराधियों को बेनकाब करने का सिलसिला तेज हो गया है, उसकी जी। सराहना। लेकिन ये बात बड़ी दुखद है कि एक गैंग खत्म हो रहा है, यानी कैंसर का एक टुकड़ा ऑपरेट हो रहा है तो दूसरा उभर कर सामने आ रहा है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं कतई भी ये मैं या कोई भी उत्तर प्रदेश का निवासी किसी बिल्कुल। भी माफिया के खत्म होने का के देखिए, लिए हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, सजा कानून देगा, सजा कोर्ट देगा। ये हमारे संविधान का कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्य है हमारे, जिनका निर्वहन हम सबकी जिम्मेदारी है। हत्या जस्टिफाई नहीं है, लेकिन जिसकी हत्या हुई वो भी जस्टिफाई नहीं था, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर यदि आप ये बात कह रहे हैं कि माफिया को खत्म करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो ये भी खुले तौर पर चुनौती है प्रशासन को, सरकार को। बड़ी चुनौती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ये चाहती है कि माफियागिरी खत्म हो जाए। सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक खत्म हो तो दूसरी पैदा हो जाए। यहाँ पर जो कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरह का हत्याकांड हुआ है, उससे ये लगता है कि ये सरकार विरोधी एक चैलेंज है, चुनौती है। सरकार को चुनौती दी जा रही है। जो सरकार के दावे हैं, जो वादे हैं, जो इरादे हैं, उनको चुनौती दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म नहीं हो सकती है। अगर एक खत्म करोगे तो दूसरा पैदा करेंगे। यहाँ जी। कानून का पैदा नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हम सब तारीफ कर रहे थे कि अतीक अहमद जिसके ऊपर 35 साल से कोई सरकारी गवाही नहीं हो पा रही थी, गवाही सरकार में हुई, इस सरकार की निगरानी में हुई और उसको कानून के राज में सजा भी सुनाई गई और आगे सजा सुनाई जाती है। हो सकता है कि उसको कानून फांसी ही देता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो कल घटना हुई है वो अपने आप में सरकार के खिलाफ है। वो सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कतई भी योगी सरकार में इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती। जी, बिल्कुल। देखिए नावेद जी, यही अगर जो तमाम चीज़ें हैं वो इस पूरी घटना के पीछे है, तो वाकई में ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात भी है और ये सरकार के संज्ञान में ये बात देखिए जाहिर तौर पर होगी। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अपडेट लिया जा रहा है लगातार। उनकी तरफ से देखिए न्यायिक आयोग का गठन कल रात हो गया, गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से, प्रमुख सचिव पहुंचेंगे वो रिपोर्ट लेकर। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के लिए जवाब देना अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की थी, तो गृह मंत्रालय जवाब लेगा और सरकार को देना भी पड़ेगा। जी, जाहिर सी बात जी। ये बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ जिस कर्मठता से इस घटना के बाद जितना सतर्क है और सुनने में आया है कि वो रात भर सोए नहीं है, लगातार 4-4 घंटे बैठकें होती रही हैं, एक-एक चीज पर अपडेट दी जा रही है, कार्रवाई तेज कर दी गई है और इस बड़ी इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की है जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, माफियागिरी खत्म करने के लिए। उसके बाद भी अगर इस तरह की हरकतें हो रही है तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ माफियागिरी को खत्म करने के लिए एक शासन आता है, जनमत दिया जाता है, जन समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी को और कुछ बेहतर नहीं होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, इस बात में कोई शक नहीं है कि माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो कैंसर खत्म होता है और दूसरा उभर जाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि हमें सामाजिक परिवर्तन करना चाहिए अपनी सोच और इस माहौल में। उत्तेजना वाला कोई भाषण भी कोई नेता ना दे, सिर्फ काम करने से नहीं असर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में कोई नफरत की एक भावना पैदा किसी भी नेतागिरी में, ये राजनीति में हो जाएगी तो इस तरह की गैंग पनपेगी। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर माफियाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई से दहशत। बिल्कुल नावेद जी, देखिए यही बात है जो इस पूरी घटना से हम सभी सीख भी सकते हैं कि नफरत को नफरत से मिटाया नहीं जा सकता है। ये बात विपक्ष को भी यहाँ पर समझनी चाहिए। जिस तरीके की नफरत की राजनीति विपक्ष कर रहा है उससे यहाँ पर बचने की भी जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार देखिए प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से जो अपडेट है इस वक्त वो आप तक पहुंचा रहे हैं।